दोस्तों, राख वेब सीरीज एक असली कहानी से प्रेरित है। आप में से शायद कई लोगों ने रंगा बिल्ला का नाम सुना होगा। यह दोनों 1978 के खूंखार अपराधियों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी मां को तक नहीं छोड़ा और पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। तो चलिए राख वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल बात है साल 1978 की। दिल्ली शहर का एक स्कूल जहां दो भाई बहन पढ़ते थे। उनका नाम था साहिल अरोड़ा और सुमन अरोड़ा। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और सुमन अपने भाई का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो गई थी। सुमन का सब्र अब जवाब दे रहा था। थोड़ी देर बाद साहिल अपने दोस्तों के साथ हंसते झूमते हुए आराम से चलता आ रहा था। सुमन गुस्सा होकर बोलती है कि आज भी इतनी देर कर दी तूने। जल्दी चल वरना बस मिस हो जाएगी। और किस्मत देखिए, जैसे ही दोनों मेन रोड पर पहुंचते हैं बस उनके सामने से निकल जाती है। बस कुछ ही सेकंड की देरी और बस हाथ से निकल गई। सुमन अब पहले से भी ज्यादा गुस्से में साहिल को घूरती है, क्योंकि अब घर जाने के लिए उन्हें किसी से लिफ्ट लेनी पड़ेगी। दोनों काफी देर तक गुजरती हुई गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक प्राइवेट कार वाला रुकता है और उन्हें लिफ्ट दे देता है। घर लौटकर सुमन तैयार होने लगती है। आज उसे रेडियो स्टेशन जाना है, क्योंकि उसे रेडियो पर गाने का मौका मिला है। उसकी माँ अपने हाथों से दो सोने के झुमके निकालकर सुमन को पहना देती है और टैक्सी का किराया देकर साहिल को भी साथ भेज देती है। शाम को जब रेडियो प्रोग्राम शुरू होता है तो उनके पिता अशोक अरोड़ा रेडियो ऑन कर देते हैं। बड़े फक्र से रिश्तेदारों को फोन करके बताते हैं कि उनकी बेटी आज रेडियो पर गाना गाएगी। लेकिन पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है और सुमन का गाना सुनाई ही नहीं देता। माँ बाप परेशान हो जाते हैं। अशोक खुद पता करने रेडियो स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उन्हें जो पता चलता है उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुमन और साहिल दोनों में से कोई भी रेडियो स्टेशन पहुंचा ही नहीं था। अशोक के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वहां फौरन अपनी पत्नी मोना को फोन करते हैं कि बच्चे घर लौटे क्या। तो मोना कहती है, मैं तो इंतजार कर रही थी कि आप उन्हें लेकर आओगे। इसके बाद अशोक सच्चाई बता देता है कि बच्चे रेडियो स्टेशन पहुंचे ही नहीं। वहां कहता है कि मैं आसपास देखता हूं, तब तक तुम रिश्तेदारों और बच्चों के दोस्तों को फोन करके पता करो। अब मोना एक एक करके सबको फोन करती है, पर बच्चे किसी के घर पर नहीं थे। वहीं इधर थाने में काम ना होने की वजह से एसआई जयप्रकाश और एएसआई जावेद आराम से गप्पे मार रहे थे। तभी जयप्रकाश के पिता उनके लिए खाना लेकर आते हैं, पर खाना खाने का मौका उन्हें नसीब नहीं होता, क्योंकि ऊपर से अफसर का फोन आ जाता है। सुमन और साहिल का केस देखना है। जयप्रकाश एक पल भी देर किए बिना अशोक के घर पहुंच जाते हैं। अब आपको बता दूं, अशोक कोई आम आदमी नहीं थे। वहां एक ऊंचे ओहदे वाले आर्मी ऑफिसर थे और 1971 की जंग में उनका बड़ा योगदान था। ऊपर से मोना भी स्कूल टीचर थी, यानी एक हाई प्रोफाइल फैमिली। तो जाहिर है पुलिस पर भी अच्छा खासा दबाव था। खैर, जयप्रकाश अशोक और मोना से मिलकर जरूरी डिटेल्स और फोटो ले लेते हैं। शक के आधार पर वहां कहते हैं कि यहाँ किडनैपिंग का केस हो सकता है, आप लोग टेलीफोन के आसपास ही रहिए। तभी अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठती है। सबको लगता है कि कहीं किडनैपर का फोन तो नहीं। पर जब अशोक फोन उठाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि दो लाशें मिली है और उनकी डिटेल्स अशोक के बच्चों से मैच कर रही है। सब फौरन मुर्दाघर की तरफ भागते हैं, पर शुक्र है वो लाशें सुमन और साहिल की नहीं थी। अशोक की जान में जान आती है। जयप्रकाश फोर्स लेकर अलग अलग जगह पर छापे मारता है और राजा नाम के एक क्रिमिनल को पकड़ लेता है। थोड़ी मारपीट के बाद राजा बताता है कि किडनैपिंग उसने नहीं की, लेकिन हाँ, पर बिरजू गैंग के लोग यहाँ काम कर सकते हैं। और यहाँ बिरजू गैंग रेडियो स्टेशन के पास जंगल में अपना अड्डा जमाए बैठा है। तो जयप्रकाश हथियार और फोर्स लेकर जंगल में छापा मारने निकल पड़ते हैं। अब दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक पल के लिए दिल्ली से बंबई ले चलता हूँ। आप सोच रहे होंगे अचानक बंबई कहाँ से आ गई। तो यकीन मानिए इन दोनों के बीच कनेक्शन है और वहाँ आपको धीरे धीरे समझ आएगा। हुआ यूं कि करीब 8 दिन पहले बंबई में दो छिछोरे चोर बाबू और रज्जो एक सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे थे। उनके ठीक सामने एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था। यहाँ देखकर दोनों के दिल में जलन होने लगी। थोड़ी देर बाद जब वहाँ आदमी वॉशरूम जाता है तो यहाँ दोनों भी उसके पीछे चले जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। आदमी गुस्से में उन्हें मारने आता है, पर उल्टा यहाँ दोनों ही उसकी अच्छी खासी धुनाई कर देते हैं और इसका बटुआ और ब्लेजर छीन लेते हैं। एक औरत यहाँ सब देखकर गार्ड्स को बुला लेती है, पर यहाँ दोनों गार्ड्स को भी पीटकर वहां से फरार हो जाते हैं। मगर इतना रिस्क लेने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि उस सूट बूट वाले आदमी के बटुए में सिर्फ 6 रुपए थे। बस 6 रुपए।
यहाँ देखकर दोनों को खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। तब उन्होंने ठान लिया कि अब छोटी मोटी चोरी नहीं करेंगे, अब बस वहां एक बड़ा हाथ मारेंगे। अब अगले दिन बाबू एक गाड़ी चुराता है और रज्जो को लेकर एक घर के सामने पहुंचता है। बाबू बताता है कि उसे इस घर के बारे में खबर मिली है कि घर में कोई नहीं है, इसीलिए दोनों घर का सारा माल चुराकर निकल जाएंगे। पर अंदर घुसते ही उनके सामने एक बुजुर्ग आ जाता है। दोनों फौरन उस बुजुर्ग को बांध देते हैं। सामान समेटते वक्त रज्जो को एहसास होता है कि बाबू वहां है ही नहीं, वहां उसे अकेला छोड़कर बाहर निकल गया है। रज्जो वैसे भी थोड़ा डरपोक था, वह डर के मारे भागने लगता है। तभी वहां बुजुर्ग कुर्सी से फर्श पर गिरकर लुढ़कते हुए उसका पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन रज्जो उन्हें लात मारकर हटाता है और बाहर भाग आता है। बाहर आकर वह देखता है कि बाबू आराम से गाड़ी में बैठा है। रज्जो पूछता है, तू मुझे अकेला छोड़कर क्यों भाग गया? तब बाबू उसे गाड़ी के अंदर इशारा करता है। दरअसल बाबू ने उस घर के एक छोटे लड़के को किडनैप कर लिया था। रज्जो को यहाँ प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर बाबू उसे समझाता है कि घर से जो माल चुराया है उसके इतने पैसे नहीं मिलेंगे और हमने जो रिस्क लिया वहां अभी बेकार चले जाएगा। इसीलिए मैंने इस लड़के को उठा लिया है ताकि मोटी रकम की फिरौती मांगी जा सके। फिर भी रज्जो का मन नहीं मानता, लेकिन बाबू उसे डांट कर चुप करा देता है। इसके बाद स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। जयप्रकाश और उनकी फोर्स जंगल में तो पहुंच जाती है, पर मूसलाधार बारिश की वजह से आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाती। ऊपर से एक कांस्टेबल आकर बताता है कि दो भाई बहन को बाइक पर लिफ्ट लेते देखा गया है और दो लोगों ने उन्हें देखा है। इससे पुलिस को लगता है कि जब बच्चों ने बाइक पर लिफ्ट ली है तो शायद वे बिरजू गैंग के हाथ नहीं लगे। इसीलिए आगे बढ़ने के बजाय सर्च बंद कर दी जाती है और सब लौट आते हैं। अगली सुबह एक चरवाहा जंगल में भेड़ें चराने जाता है। उसे पहले खून से सना एक जूता मिलता है और उसके ठीक सामने दो बच्चों की खून से लथपथ लाशें पड़ी थी। ये और कोई नहीं, सुमन और साहिल थे। दोनों के शरीर पर अनगिनत जख्मों के निशान थे। खबर मिलते ही जयप्रकाश फोर्स लेकर मौके पर पहुंच जाते हैं। उन्हें बेहद अफसोस हो रहा था, क्योंकि रात को जहां उन्होंने सर्च बंद करके वापसी की थी वह जगह यहां से सिर्फ 200-300 मीटर दूर थी। इसके बाद पास ही उन्हें एक गाड़ी की टूटी हुई हेडलाइट मिलती है। अब सुमन और साहिल को तो बाइक पर देखा गया था, फिर यहाँ गाड़ी कहाँ से आई? यहाँ बात उन्हें सोच में डाल देती है। इसी बीच इंस्पेक्शन के लिए एसपी पहुंच जाते हैं। जब जयप्रकाश उन्हें शुरुआती डिटेल्स बताते हैं तो एसपी कहते हैं कि किडनैपर तो बच्चों की फिरौती मांगकर अच्छी खासी रकम वसूल सकता था, पर ऐसा ना करके इन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारा? मौके पर मीडिया भी पहुंच चुकी थी, तो एसपी हुक्म देते हैं कि पुख्ता सबूत के बिना कोई भी मीडिया के सामने मुंह नहीं खोलेगा। इसी दौरान वहां अशोक पहुंच जाते हैं और अपने बच्चों की लाशें देखकर बुरी तरह टूट जाते हैं। दोनों की मौत की खबर फैलने के बाद थाने में डॉक्टर जसप्रीत सिंह भल्ला नाम का एक आदमी आता है और बताता है कि कल उसी ने सुमन और साहिल को लिफ्ट दी थी। कल वहां अपने क्लिनिक से निकलकर एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। तभी बच्चों ने रास्ते में उनसे लिफ्ट मांगी। पहले तो भल्ला लिफ्ट देना नहीं चाहता था, पर साहिल के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसने उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ दिया और फिर वहां उतार कर निकल गया। जयप्रकाश पता करते हैं कि इस बस स्टॉप से रेडियो स्टेशन तक 3 बसें जाती है, तो वहां उन तीनों बसों में जांच पड़ताल करने को कहते हैं। पोस्टमार्टम के बाद सुमन और साहिल की लाशें अशोक को सौंप दी जाती है। अशोक जब लाशें घर लाते हैं तो चेहरे देखने के बाद भी मोना यकीन नहीं कर पाती कि यहाँ उनके बच्चे हैं। उसे इतना गहरा सदमा लगता है कि वह अपने बच्चों की मौत का गम भी महसूस नहीं कर पाती। खैर, इसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके बाद 6 दिन पहले की बात बताई जाती है, जहां बंबई में रज्जो और बाबू उस बच्चे को किडनैप करके एक झुग्गी में रखते हैं। रज्जो बच्चे के पिता को फोन करके 1 लाख रुपए की फिरौती मांगता है और कहता है कि पैसे तय की हुई जगह पर रख जाना। फिर जब रज्जो बच्चे के पास जाता है तो वहां कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है, तो रज्जो बच्चे को रेलवे लाइन पर ले जाकर बिठा देता है और खुद पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता है ताकि बच्चे को शर्म ना आए। पर बच्चा स्मार्ट था, टॉयलेट तो बस एक बहाना था। मौका मिलते ही वहां दौड़ने लगता है, लेकिन ज्यादा दूर भागने से पहले ही रज्जो उसे पकड़ लेता है। तुरंत वहीं उधर बाबू फिरौती के पैसे लेने के लिए घात लगाकर बैठा था। थोड़ी देर बाद बच्चे का पिता पैसों का बैग रखकर चले जाता है। बाबू बैग उठा लेता है और तभी चारों तरफ से अंडरकवर पुलिस ऑफिसर निकल आते हैं। पर बाबू में ताकत खूब थी, वहां उन्हें धक्का मारकर भाग निकलता है और धोबियों के इलाके में घुस जाता है, जहां कतार में कपड़े सूख रहे थे। बाबू चालाकी से गीली चादरें अफसरों के ऊपर फेंक देता है,
वे कपड़ों में उलझ जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर बाबू भागकर रज्जो के पास पहुंच जाता है। बच्चे के पिता ने पुलिस बुला ली थी। इस बात पर बाबू बेहद भड़क जाता है। वहां बच्चे को मारने के लिए छुरी निकालता है तो रज्जो उसे रोकता है। इस पर बाबू आपा खोकर रज्जो के सिर पर कांच की बोतल दे मारता है। रज्जो भी पलटवार करता है और पीछे से उसका गला दबा देता है। बाबू की हालत मरने जैसी हो जाती है तो वहां रज्जो से माफी मांगता है और रज्जो उसे छोड़ देता है। फिर बाबू आईने के सामने जाकर अपने सिर का जख्म चेक करता है। दोनों की लड़ाई देखकर बच्चा डर के मारे रो रहा था। बाबू डांटकर उसे चुप कराता है, पर वहां चुप नहीं होता तो गुस्से में बाबू आपा खो बैठता है और बच्चे पर छुरी से लगातार वार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हालांकि बाबू खुद भी समझ नहीं पाता कि यहाँ सब कैसे हो गया। इस घटना के बाद इस शहर में रुकना खतरनाक हो जाता है तो दोनों बंबई से दिल्ली भाग जाते हैं। इधर कहानी वापस प्रेजेंट में जाती है, जहां सुमन और साहिल के केस में जयप्रकाश फोरेंसिक डॉक्टर विश्वजीत के पास दोनों लाशों की डिटेल्स जानने जाते हैं। तभी डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि साहिल को किसी धारदार और भारी चीज से मारा गया है, वहीं सुमन को किसी भारी रोड जैसी चीज से सर के पीछे वार किया गया है। साथ ही यहाँ पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सुमन के साथ कोई दरिंदगी तो नहीं हुई। डॉक्टर ने साथ ही में गाड़ी की हेडलाइट का भी फोरेंसिक किया। कई तरह के केमिकल इस्तेमाल करने के बाद पता चला कि यहाँ जिस गाड़ी का हिस्सा है उसका रंग हरा है। जयप्रकाश फौरन जावेद को फोन करके हरे रंग की गाड़ी ढूंढने को कहते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं मिलती। खून के 2 दिन बाद भी जब कोई लीड नहीं मिलती तो एसपी जयप्रकाश को इस केस से हटा दिया जाता है। जयप्रकाश बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें कम से कम 24 घंटे और दिए जाएं, पर यहाँ कोई आम केस नहीं था। एक तो 2 बच्चों का बर्बर कत्ल, ऊपर से बच्चे एक आर्मी ऑफिसर के थे, इसीलिए ऊपर से बहुत दबाव था। एसपी जयप्रकाश को और मौका न देकर हुक्म देते हैं कि कल सुबह केस इंस्पेक्टर चौहान को हैंडओवर कर दिया जाए, पर जयप्रकाश हार नहीं मानते। हैंडओवर से कम आज की रात तो उनके हाथ में थी, इसीलिए वहां सुराग ढूंढने जंगल चले जाते हैं जहां लाशें मिली थी। वहां जाकर वो देखते हैं कि अशोक वहां पर खड़े हैं। अशोक दरअसल अपने बच्चों की यादों में वहां आए थे। वहां अपने पत्थर जैसे सीने में दबे दर्द को जयप्रकाश के साथ बांटते हैं। जयप्रकाश वहां से जीप लेकर लौट रहे थे, तभी अचानक सामने से एक जानवर दौड़ा आता है। वहां जोर से ब्रेक मारकर गाड़ी रोक देते हैं, फिर बाहर आकर लाइट मारते हैं तो कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वहां जंगल की तरफ बढ़कर देखते हैं कि वहां हरे रंग की एक गाड़ी पड़ी थी। यही वहां गाड़ी थी जिसमें सुमन और साहिल को जंगल लाया गया था। गाड़ी को फोरेंसिक विभाग में ले जाया जाता है। गाड़ी में 4 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, 2 सुमन, साहिल और बाकी 2 अनजान लोगों के। हालांकि एक फिंगरप्रिंट लगभग मिटकर धुंधला हो चुका था। जांच में पता चलता है कि गाड़ी चोरी की थी। साथ ही गाड़ी के अंदर से एक तलवार भी मिलती है और यहाँ तलवार भारत की आजादी से भी पुरानी थी। तलवार पर एक नाम लिखा था, मोहनलाल सोढ़ी चूरन वाला। अब तक इस केस में यही नाम उनके लिए सबसे बड़ी लीड था। रातों रात केस की सूरत बदल जाने पर एसपी जयप्रकाश को इस केस में दोबारा बहाल कर देते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ कि 48 घंटों के अंदर यहाँ केस क्लोज होना चाहिए। इधर 4 दिन पहले रज्जो और बाबू दिल्ली पहुंचते हैं। पैसों की तंगी में वे एक आश्रम में खाना खाते हैं। रज्जो भी बाबू से गुस्सा था, इसीलिए बाबू बार बार उससे माफी मांग रहा था। एक मोड़ पर वहां इमोशनल होकर बताता है कि वहां बचपन से ही बदमिजाज था। उसके पिता कम उम्र में ही मर गए थे। उसका इकलौता भाई भी रसोई में आग लगने से जलकर मर गया था। भाई को बचाने के चक्कर में बाबू का भी अपना हाथ जल गया था। वहां रज्जो को अपना जला हुआ हाथ दिखाकर रोने लगता है। बाबू को पछताते देख रज्जो उसे माफ कर देता है। फिर रज्जो बताता है कि उसका एक दोस्त यहाँ एक 5 स्टार होटल में गाना गाता है और उसके पास उन्हें रुकने की जगह मिल जाएगी। तो दोनों 5 स्टार होटल जाकर देखते हैं। यहाँ बस नाम का ही 5 स्टार था, अंदर सस्ते लेवल पर खूब रंग तमाशा चल रहा था। रज्जो का दोस्त प्यारे एक साथ दोहरी आवाज में गाना गा सकता था। उसने शरीर के एक तरफ मर्द का गेटअप लिया था और दूसरी तरफ औरत का। इसी तरह वह आवाज बदल बदल कर 2 सुरों में गाना गाता था और दर्शक भी खूब लुत्फ उठाते हैं। दर्शक में बल्लू नाम का एक आदमी था जो बार बार प्यारे की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। दरअसल बल्लू को सिर्फ लड़के ही पसंद थे। बाबू भी रज्जो के दोस्त को लेकर खूब हंसी मजाक करता है। प्रोग्राम खत्म होने पर रज्जो प्यारे को साइड में ले जाकर अपनी मुश्किल बताता है। प्यारे उन्हें बाइक पर बिठाता है, तभी बल्लू दौड़कर उसके पास आता है और नखरे शुरू कर देता है, पर बाबू बल्लू को धक्का देकर गिरा देता है।
इससे प्यारे बाबू पर खुश हो जाता है। फिर प्यारे उन्हें अपने किराए के घर ले जाता है। ड्रिंक्स के दौरान बातों बातों में प्यारे बताता है कि बल्लू उसे बहुत परेशान करता है। वहां बल्लू को अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा कहकर गाली देता है। अमीर बाप का बिगड़ा बेटा, यह शब्द सुनते ही बाबू चौंक उठता है और पूछता है, क्या बल्लू बहुत बड़ा आदमी है? प्यारे बताता है कि बल्लू के बाप मोहनलाल सोडी चूरन वाला ने अंग्रेजों के जमाने में दवाई बेचकर बहुत पैसा कमाया था। उनका तो महल भी था। यहाँ सब सुनकर बाबू और रज्जो अंदाजा लगाते हैं कि बल्लू के पास भी जरूर बहुत पैसा होगा, और क्योंकि बल्लू शराबी है इसीलिए उसके घर में चोरी करना बहुत आसान होगा। इसीलिए वे प्यारे को लेकर बल्लू के घर पहुंच जाते हैं। बल्लू दरवाजा खोलकर प्यारे को देखते ही खुश हो जाता है। तभी बाकी दोनों भी अंदर घुस आते हैं। दोनों मिलकर बल्लू से हाथापाई शुरू कर देते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं। यहाँ सब देखकर प्यारे भाग जाता है। फिर दोनों घर में चोरी के लायक कुछ ढूंढने लगते हैं, पर कुछ खास नहीं मिलता। रज्जो मन ही मन प्यारे को कोसने लगता है। तभी बाबू की नजर मोहनलाल सोडी चूरन वाला की तलवारों पर पड़ती है, तो बाकी छोटे मोटे सामान के साथ वहां उन्हें भी चुरा लेते हैं। और बाहर निकलते ही उन्हें एक हरी गाड़ी दिखाई देती है, तो वे वहां गाड़ी भी चुरा लेते हैं। इधर वर्तमान में काफी खोजबीन के बाद जयप्रकाश को फोन पर बताया जाता है कि पुलिस ने चूरन वाला का पता लगा लिया है। तो जयप्रकाश फौरन निकल पड़ते हैं। चांदनी चौक मार्केट पहुंचकर जयप्रकाश एक दुकान पर पूछते हैं कि चूरन वाला की दुकान कौन सी है। यहाँ सुनकर दुकानदार थोड़ा चिढ़ जाता है। दरअसल हर्बल दवाई के बाजार में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। वहां आदमी और दुकान के अंदर से उसकी माँ बताते हैं कि मोहनलाल सोडी चूरन वाला तो बहुत पहले ही मर चुका है। अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने बड़े अफसरों को खूब दवाई बेचकर पैसा कमाया है। फिलहाल उसका बेटा बल्लू जिंदा है, पर वहां गे है। मोहल्ले के हर लड़के पर उसकी नजर रहती है। खासतौर पर धनीराम नाम के एक लड़के के पीछे वह हमेशा पड़ा रहता है। जयप्रकाश पूछते हैं, बल्लू कहाँ मिलेगा? तभी दुकानदार बताता है कि कई दिनों से बल्लू दिखाई नहीं दे रहा, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। तभी फॉरेंसिक डॉक्टर विश्वजीत जयप्रकाश को बुलाते हैं। डॉक्टर उन्हें गाड़ी के पास ले जाकर दिखाते हैं कि गाड़ी के पीछे के शीशे पर खून और फाइबर के निशान थे। डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे और आगे की सीट से कई बार उन पर वार किया गया था। पर दिलचस्प बात यहाँ थी कि उनके खून के अलावा गाड़ी में कातिल का खून भी मिला था। मुमकिन है सुमन या साहिल ने कातिलों में से किसी एक को घायल किया हो। गाड़ी में जितने खून के निशान हैं, उनसे डॉक्टर अंदाजा लगाते हैं कि कातिल भी अच्छा खासा जख्मी हुआ होगा, और जब जख्मी हुआ है तो हो सकता है वह इलाज के लिए किसी अस्पताल में भी गया हो। इसीलिए डॉक्टर अस्पतालों में पता करने को कहते हैं। अस्पताल में जांच करने पर एक डॉक्टर से पता चलता है कि कुछ दिन पहले दो लोग इलाज के लिए आए थे। जख्म देखकर डॉक्टर ने उन्हें एक्सरे के लिए भी रिफर किया था। एक्सरे भी हुआ था, पर रिपोर्ट या आगे का कोई इलाज लिए बिना ही वहां चले गए थे। उनमें से एक लंबा था और दूसरा करीब 5 फुट 5 इंच का। एक के हाथ पर जलने का निशान भी था, पर डॉक्टर को उन पर शक हो रहा था। वे बार बार अलग अलग बातें कर रहे थे। कभी कहते कि मारपीट में चोट लगी है, और कभी कहते कि गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि वहां पुलिस केस था, इसीलिए डॉक्टरों ने पुलिस के एक कांस्टेबल को इसकी जानकारी भी दी थी। अब जयप्रकाश बाहर आकर कांस्टेबल से पूछते हैं कि उसने केस रिकॉर्ड किया या नहीं। कांस्टेबल बताता है कि वे लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि गरीब लोग हैं और किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए उसे केस रिकॉर्ड करने की जरूरत महसूस नहीं हुई और उसने रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ सुनकर जयप्रकाश बहुत भड़क जाते हैं और कांस्टेबल को खूब डांटते हैं। तभी कांस्टेबल बताता है कि उसने कुछ डिटेल्स नोट की है, खासतौर पर उनके नाम और पते। हालांकि जयप्रकाश जानते थे कि उन्होंने झूठे नाम और पते दिए होंगे, फिर भी वहां वारंट निकालने का हुक्म देते हैं। पते पर जाकर देखते हैं कि पूरा घर खाली पड़ा है, पर जयप्रकाश को वहां एक तलवार मिलती है जिस पर मोहनलाल सोडी चूरन वाला का नाम लिखा था। वहां समझ जाते हैं कि कातिल किसी वक्त यहीं थे, या यहीं से बाकी तलवारें चुराई गई थी। इधर रिपोर्टर निसार अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में एक दूध वाले को ढूंढ निकालती है। उसने उस दिन गाड़ी के अंदर बच्चों पर हमला होते देखा था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और सड़क भी सुनसान थी। दोनों बच्चे गाड़ी के अंदर से रो रो कर मदद मांग रहे थे। दूध वाला अकेला आदमी साइकिल पर भला कितनी मदद कर पाता, फिर भी वहां मदद के लिए आगे बढ़ता है। तभी वे लोग गाड़ी उसके पैर के ऊपर चढ़ा देते हैं। इससे दूध वाले का पैर टूट जाता है और वे लोग गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। लेकिन दूध वाला यही नहीं रुकता, वहां किसी तरह घर लौटकर अपने भाई के जरिए थाने में सूचना भिजवाता है। खुद भी 4 बार हेल्पलाइन पर फोन करता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता।
निसार उसकी जिम्मेदारी देखकर उसका शुक्रिया अदा करती है। इधर जयप्रकाश घर के मालिक से पूछताछ करते हैं। अस्पताल में कांस्टेबल को कातिलों ने मोहन कुमार और प्यारे कुमार नाम बताए थे। घर का मालिक बताता है कि प्यारे कुमार और मोहन कुमार एक ही आदमी हैं। उसने वहां घर प्यारे को किराए पर दिया था। जयप्रकाश अस्पताल गए थे, जहां दोनों कातिलों के स्केच बनवाए जा रहे थे। स्केच देखने पर मकान मालिक बताता है कि इनमें प्यारे नहीं हैं। तो जयप्रकाश प्यारे का एक स्केच बनवा लेते हैं, पर मकान मालिक बल्लू को नहीं पहचानता था। जयप्रकाश को प्यारे के बारे में एक और जानकारी मिलती है। वहां घर के पास किसी बार में काम करता था। फिर पुलिस धनीराम को ढूंढ निकालती है। जयप्रकाश धनीराम के घर जाकर बल्लू के बारे में पूछती है, तो वहां थोड़ा शर्मिंदा सा हो जाता है। फिर पुलिस धनीराम को साथ लेकर बल्लू के घर जाती है, क्योंकि बाबू और रज्जो ने बल्लू के घर लूट मचाई थी, इसीलिए पूरा घर तहस नहस पड़ा था। उन्हें एक बदबू भी आ रही थी। बदबू का पीछा करते करते वे बल्लू की लाश ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि बल्लू का कोई अपना नहीं था और समाज की नज़र में वहां स्वीकार करने लायक इंसान नहीं था। इसीलिए किसी ने उसकी खोज खबर तक नहीं ली। धनीराम बताता है कि बल्लू से उसकी आखिरी मुलाकात 10-12 दिन पहले हुई थी। इसके बाद वहां एक रेस्टोरेंट का पता देता है, जहां बल्लू ड्रिंक करने जाया करता था। इसी बीच जयप्रकाश को खबर मिलती है कि उनकी दूसरी टीम ने प्यारे का पता ढूंढ निकाला है। तो जयप्रकाश फौरन 5 स्टार बार पहुंचते हैं। वहां मैनेजर प्यारे का स्केच देखते ही उसे पहचान लेता है और बताता है कि यहाँ प्यारे गाना गाता था और कुछ दिन पहले प्यारे के दो दोस्त उसे अपने साथ ले गए थे। तब जयप्रकाश अस्पताल वाले कांस्टेबल के बनवाए दोनों स्केच दिखाते हैं। तो बार मैनेजर कहता है कि यहाँ दोनों प्यारे के दोस्त हैं, यानी यहाँ दोनों रज्जो और बाबू थे। इस वीडियो का सेकंड पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं।